भाग रहे हो तेरा घुमा के अब। फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया एक सब्जेक्ट में। और कॉलेज ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है लाइफ का। अरे भैया तुम ड्राइवर हो या पजामा टाइप के आदमी हो? प्रॉब्लम्स हर आदमी की ज़िंदगी में बहुत है कि हम पैसा बना लें, हम करप्शन कर लें। यदि हम कोई साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोचेंगे तो कभी दवाई खा ही नहीं पाएंगे। मेरे कुछ चीज़ें करने से 20 लाख लोगों की ज़िंदगी में चेंजेज आ सकता है। आइए आज मिलते हैं अभिषेक पल्लव सर से और सुनते हैं उनकी कहानी। IPS अभिषेक पल्लव सर, प्रणाम। और आज हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है और एक स्टोरी सुनना चाह रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से हर कोई एस्पायर करता है और एक जो रियल टॉक है वो होने वाली है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपकी कहानी से कि आप ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। IPS मेडिकल फील्ड, साइकेट्रिस्ट भी हैं। हाउ इज दिस एवरीथिंग इज गोइंग ऑन? मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ था मेरा। पापा मेरे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ काम, तीनों के जगह पे हम लोग पोस्टेड रहे। पापा मेरे केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ से मैंने 1 से लेकर 12th किया। 1 से 12th 12 साल में 7 स्कूल मैंने बदले। सिलीगुड़ी, रांची, पुणे, गोवा, ग्वालियर, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं वर्सैलिटी रही कि जहाँ भी जाएं तुरंत सेट हो जाएं। कभी पापा का अक्टूबर में पोस्टिंग आ जाए, कभी नवंबर में पोस्टिंग आ जाए, तो नए स्कूल में जाना, नए दोस्त बनाना, एडजस्ट कर जाना। क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ रहे तो हमेशा राष्ट्रीयता की भावना तो हमेशा रहती थी। पूरे टाइम जब भी वो आदमी वहीं अटेंड करता था तो हमेशा एक मन था कि मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में जाऊँ। मैंने NDA का भी एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन साथ में मेडिकल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने 99 में एडमिशन लिया और 2005 में मैंने MBBS किया। मैं मैथ्स ही मेरा सब्जेक्ट था, तो मैथ्स मुझे ज़्यादा पसंद था। बायोलॉजी में थोड़ा मुझे मुश्किलें आती थी, लेकिन आप जो सोचते हैं लाइफ में बहुत चीज़ें मिलती, मतलब लाइफ डायरेक्शन लेती है, अपने को फॉलो करना पड़ता है उस डायरेक्शन को। जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो हॉस्टल मेरा नया था, घर में रहने की आदत थी, तो काफ़ी पापा की उस टाइम पोस्टिंग इलाहाबाद आ गया था, तो मैं गोवा में अकेला था, तो एक होम सिकनेस टाइप की चीज़ भी थी और सिलेबस भी मेरे ज़्यादा पढ़ रहा था। फर्स्ट ईयर में मैं फ़ेल हो गया एक सब्जेक्ट में, 2 महीने पीछे रहा। निश्चित रूप से जब आप लाइफ भर अच्छा कर रहे हो स्कूल में, कॉलेज बिल्कुल अलग होता है। और कॉलेज ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है लाइफ का। मैंने फ़ील किया कि काफ़ी लड़के उसी टाइम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, लोग जो है गलत संगति में फंस जाते हैं, काफ़ी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए कॉलेज में शुरू में एंट्री। फिर फाइनल ईयर में भी, सेकेंड ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ्रैक्चर हुआ फीमर में और 2 बार ऑपरेशन कराना पड़ा। उसके कारण मैं फाइनल ईयर में दोबारा एक बार फेल हो गया। तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में काफ़ी सारे बालक बालिकाएं साथ में रहती हैं। काफ़ी अगर आप पीछे हो जाते हो तो दुनिया आपको पीछे देखने लगती है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्बुलेंट टाइम रहा मेरा वो 5-6 साल। लेकिन वही टाइम ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया कि जब आप फेल करते हो तो आप अकेले रहते हो, सक्सेस में भीड़ आपके साथ रहती है, और फेलियर में आप खुद पे डाउट करने लगते हो। तो उस टाइम अपने को ऊपर उठना पड़ता है, अपने को अपनी जो सारी ताकतें हैं उसको एक जगह लाना पड़ता है, और आदमी को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ बिलीफ, सेल्फ़ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और जब तक आदमी खुद ना टूटे कोई तोड़ नहीं सकता आदमी को, ये मेरा हमेशा मानना है। मैंने बार बार चीज़ों को पढ़ा, कंसेप्चुअली पढ़ने की कोशिश की, मेडिकल पे अच्छा कंट्रोल बनाया, और यही कारण था कि उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस हुआ, मैंने माना हुआ था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे कॉलेज से करना है, अच्छे ब्रांच में करना है, सभी लोगों को जवाब देना है जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। और फिर उसी मेहनत का नतीजा था कि एम्स के ऑल इंडिया PG एंट्रेंस में डबल डिजिट रैंक आया मुझे, और एम्स न्यू दिल्ली से मैंने MD सेक्रेटरी जो है वो किया। क्योंकि मेरे लाइफ में इतना टर्मोइल रहा था कि मुझे सेक्रेटरी बहुत पसंद था, लोगों की साइकोलॉजी समझना,
क्यों ऐसा होता है, कैसे करना है, कैसे हम लोगों को हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, कैसे हम एम्पैथेटिक रह सकते हैं। लोगों को समझना, लोगों से बात करना मुझे हमेशा पसंद था, तो ये ब्रांच मुझे सूट कर रहा था। मैंने एम्स दिल्ली से MD सेक्रेटरी किया। दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, GV पंत, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, वहाँ भी मैंने काम किया। तो एक मुझे फॉर्चुनेट रहा कि टॉप कॉलेजेस में मुझे काम करने का, देश के टॉप हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिला, क्योंकि गोवा एक मिडिल लेवल कॉलेज था, एम्स एक बहुत ही बड़ा नाम है। मैंने ये फील किया कि बड़े कॉलेज में रहने से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस में इतना पीयर प्रेशर रहता है कि या तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो या आप कोलैप्स कर जाते हो। एम्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट्स में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स है। उस टाइम 50 सीटर कॉलेज हुआ करता था एम्स, हर साल 1-2 लड़के जो हैं सुसाइड करते थे। प्रेशर बहुत रहता है। ये भी ज़रूरी है कि हम पीयर प्रेशर को पॉजिटिवली यूज़ करें। हम आसपास के यदि सारे लड़के अच्छे हैं तो उसमें ही कोई आगे पीछे होगा। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है। कभी आप आगे हो सकते हो, कभी पीछे हो सकते हो। फैकल्टीज़ की भी जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम दें। मैंने इस देश में देखा है, होता क्या है कि जो लोग अच्छे रहते हैं उनको टीचर फैकल्टीज ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो और आगे निकलता चला जाता है, और जो थोड़ा पीछे हो जाता है उसको थोड़ा हीन भावना से देखते हैं तो और पीछे चला जाता है। जबकि उल्टी बात है, जो पीछे जा रहा है उसको आपकी फैकल्टीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ पे काम करने के बाद निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आया। मेडिकल में ही मैं काम करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि यदि हम किसी व्यक्ति को केवल दवाई देते हैं तो केवल उसका मेडिकल एस्पेक्ट हम ट्रीट करते हैं। इलनेस का केवल मेडिकल एस्पेक्ट नहीं होता, उसका सोशल एस्पेक्ट होता है, कल्चरल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिक का एस्पेक्ट होता है, लीगल एस्पेक्ट होता है। जब तक हम एक हॉलिस्टिक एक व्यक्ति को ठीक ना करें उसकी कोई इलनेस ठीक नहीं हो सकती। और किसी भी व्यक्ति, यदि हमें व्यक्ति को ठीक करना है तो समाज को ठीक करना पड़ेगा, और यदि समाज को हमें ठीक करना है तो सोसाइटी पे जाके आपको ग्राउंड पे जाके काम करना पड़ेगा। एम्स से मैंने देखा कि लोग कोई बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से केवल ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, फिर उनको फॉलोअप करने में मुश्किल आती है, पैसे के कारण काफ़ी लोग दवाई कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि यदि हम एक सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज जो है वो सबसे अच्छा एवेन्यू है, अपॉर्चुनिटी है। आप कम एज में आप लीडरशिप पोजीशन पे रहते हैं, आपके नीचे काफ़ी लोग रहते हैं जिनकी ज़िंदगी को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पुलिस अधीक्षक हूँ, तो मेरे केवल दुर्ग पुलिस के अंदर 1800 से 2000 लोग हैं, जो कि जिन छोटी मेरे डिसीजन से उनके लाइफ में चेंज आता है। दुर्ग की आबादी 20 लाख है, मेरे कुछ चीज़ें करने से 20 लाख लोगों की ज़िंदगी में चेंजेज आ सकता है। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मेरा मन बना। मैंने 30 के जनरल में लास्ट एज 30 है। मैंने MBBS 99 में स्टार्ट किया, 2005 में मैंने MBBS कंप्लीट किया, 2006 से 2009 तक MD किया, 9 से लेकर 12 तक दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया। मेरा एज 29 हो गया था, एक ही अटेम्प्ट बचा था मेरे पास, और आपने कर लिया। घर वाले भी काफ़ी टेंस थे। मेरी शादी भी 2010 में हुई थी। शादी के बाद मैंने तैयारी शुरू की। इन लॉज भी परेशान थे, पत्नी भी परेशान थी। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, एक्सपेक्टेंट भी थी। तो निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स था। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि यदि हमने कोई चीज़ ठान ली है, यदि सचमुच हम उस चीज़ से प्यार करते हैं, तो जो आसपास वाली चीज़ें हैं वो हमें डिटर नहीं करती। बहुत लोगों से मैंने यूथ से सुना है कि सर क्या हमें तैयारी करना चाहिए, सर क्या हमें जॉब छोड़ के तैयारी करना चाहिए, क्या हमें प्रोफेशनल फील्ड में काम करना चाहिए, फील्ड सर्विस में आना चाहिए। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम अगले 30-40 साल क्या करना चाहते हैं। यदि हमने मन बना लिया है तो हमें पूरे जोश खरोश से केवल तैयारी करनी चाहिए। हमें तैयारी से होने वाले नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दवाई वही अच्छी है जिसका असर हो। यदि हम कल साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोचेंगे तो कभी दवाई खा ही नहीं पाएंगे। ये आप एज अ पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं या फिर एज अ डॉक्टर बोल रहे हैं? दोनों है। यदि लाइफ में मैंने देखा है कि हमें यदि कुछ करना है तो पहले हमें खुद ठानना पड़ेगा। यदि हम ठान लेंगे तो हम आसपास सबको समझा सकते हैं। नहीं, हम नहीं करना चाहें तो हम पेरेंट्स के ऊपर बहाना बनाते हैं कि पेरेंट्स हमें तैयारी करने नहीं दे रहे, हमें आसपास वाले लोग तैयारी करने नहीं दे। प्रॉब्लम्स हर आदमी की ज़िंदगी में बहुत है, लेकिन यदि आदमी कुछ
करना की ठान ले तो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक करके आते हैं। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता लेट तैयारी करनी चाहिए, आदमी को जिसको मन है जल्दी तैयारी करें, जल्दी सर्विसेज में आए, लेकिन कहीं भी आप जब भी कुछ करें उस समय का सदुपयोग करें। एक्सपीरियंस हर जगह काम आता है। जैसे मैं जब सिविल सर्विस IPS में आया तो दंतेवाड़ा सुदूर नक्सली क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। वहाँ मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर, मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन की डॉक्टर हैं, हमने 200 से ज़्यादा मेडिकल कैंप वहाँ पर किया, जिससे कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जो गैप था, एक समय था दंतेवाड़ा में कि पुलिस को देख के ग्रामीण भाग जाया करते थे, गांव में केवल महिलाएं और बुजुर्ग बचा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमने इतने मेडिकल कैंप्स लगाए कि हम जाते थे तो वहाँ पे लोग दवाइयों के लिए हमारे पास भीड़ लगा देते थे। वो अपनी बाकी समस्याएं बताते थे, सर पानी की समस्या है, सर रोड की समस्या है, स्कूल की समस्या है, जिसको हम जो प्रशासन का इशू है हम जाके प्रशासन को बताते थे, प्रशासन की मदद से हम मुहैया कराते थे। तो कोई भी स्किल जो है वो नुकसान नहीं करता। मैंने MD सेक्रेटरी किया है, उसका भी पुलिसिंग में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। क्रिमिनल क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझना, जनता की साइकोलॉजी समझना, उनकी अपेक्षाओं को समझना, हमारे नीचे वाले लोगों को, मेरे जो साथ काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको कैसे जोड़ना है, और ये सब चीज़ें भी जो हैं वो काम आ रही हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो ऑटोप्सी रिपोर्ट को तुरंत स्टडी कर लेना, इंजरी देख लेना, कौन सी इंजरी हुई है, कैसे हत्या हुई होगी, ह्यूमन ऑफेंसेस को समझना, फिंगरप्रिंट्स, फोरेंसिक की नॉलेज होने का, फिंगरप्रिंट्स कैसे कौन से फिजिकल एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस कहाँ कलेक्ट करना है। तो निश्चित रूप से नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाता। सर बहुत ही प्यारा था ये, जितना भी मैंने सुना। मुझे लगता है कि आपने एक जिस्ट बता दी अपनी लाइफ की और ये मेरे लिए भी, और यहाँ पे आशु और भूषण, उन दोनों के लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग भी केंद्रीय विद्यालय से हैं। तो वो जो एक लाइन थी कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। सो आज वो लग रही कि हाँ हम साकार तो कर रहे हैं। बिल्कुल। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जो है देश की शान है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, आपको नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे मिलेंगे। जहाँ गवर्नमेंट ने कोएड स्कूल है, डे स्कूल है, जो राष्ट्रीयता की पढ़ाई एक चीज़ है, जो राष्ट्रीयता की भावना आती है, एकजुटता की भावना आती है, जहाँ सारे जाति, धर्म, क्लास, संप्रदाय के लोग जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पर कभी ऐसा नहीं लगता आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ें कि आप देश के इस कोने में हैं, आपको यही लगेगा कि आप भारत में हैं। और वो जो एक कल्चर है वो सचमुच जो है हमें प्राउड इंडियन बनाता है। और खुशनसीब हैं हम लोग कि भारत सरकार ने इतना अच्छा स्कूल्स बनाए हैं जो कि कम पैसे में, मुझे याद है हम 5 रुपये की फ़ी हमारी हुआ करती थी 1 से लेकर 9 तक, फिर 15 रुपये की फ़ीस हुई पर मंथ। इसीलिए मुझे क्योंकि लगता है कि देश ने इतना किया है मेरे लिए तो हम पे बैक करना है। बिल्कुल, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी से हम पढ़े हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की चाहत हमेशा मन में रहती है। सर हाउ वाज योर स्कूल लाइफ, कैसा था आपका एक्सपीरियंस केवी में? केवी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग स्कूल में खेला कूदा करते थे, पढ़ते थे, अच्छा ग्राउंड था हमारा। ग्राउंड केवी के स्कूल्स में हमेशा ही बड़े रहते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, गवर्नमेंट लैंड काफ़ी रहता है तो बड़ा सा ग्राउंड रहता है। अच्छी बात है कि बच्चे वहाँ पे बहुत फॉर्मल नहीं रहते। हाँ। छोटा सा बॉल मिला उसी से खेलने लग गए, कभी बैट नहीं मिला तो लकड़ी के टुकड़े से ही क्रिकेट खेल लिए, खेल रहे हैं, नहीं तो पैर से ही खेल रहे हैं, लेग क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटे छोटे कागज़ का बॉल बना के खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मस्ती का ये माहौल रहता है। बच्चे जो हैं वो खुल के रहते हैं। जैसे आप बड़े प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे डिसिप्लिन फॉर्मल बहुत ज़्यादा रहता है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है। वो चीज़ें आपको केंद्रीय विद्यालय में नहीं मिलेंगी। बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं तो कोई टीचर रोक नहीं रहा है। सर अच्छी बात क्या है केवी के स्कूल में, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे केवीज़ हैं ना, तो जो बंदा बैठा हुआ छत्तीसगढ़ में वो लर्न कर सकता है साउथ इंडिया के किसी फिजिक्स टीचर से। और दिस इज द बेस्ट एलैबोरेटिव थिंग। और टीचर्स भी आपको देश भर के मिलेंगे, नो डाउट, नो डाउट। वो रिक्रूटमेंट सेंट्रल होता है, एग्जैक्टली। तो टीचर्स के अंदर भी वो चीज़ रहती है और आपको खुल के बात करने की स्वतंत्रता है। हाँ। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे कोई
हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी तरह से रहने का वहाँ पे अधिकार है। सब एक ही ड्रेस में रहते हैं, उसमें कोई बड़ा छोटे वाली बात नहीं रहती है। सब लोग लंच शेयर करके खाते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, गलत चीज़ों के लिए रोका टोका जाता है, लेकिन तब भी ऑटोनॉमी और फ्रीडम जो है वो केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज़्यादा है। सर मेरे ख्याल से मस्ती के लिए भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आपको कभी आपने डिसिप्लिन में रहना ही नहीं है तो आप फिर कभी फेस ही नहीं करवाएंगे मस्ती को। बिल्कुल, और ये यदि आप, इसका फ़ायदा ये होता है कि स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि आपने बहुत डाइवर्स लोगों के साथ आप पढ़े हो, तो आप नई जगह पे एडजस्ट आसानी से करते हो। हाँ, ये भी एक फ़ायदा रहता है। और निश्चित रूप से एक मिडिल क्लास कल्चर जो है वो एक रहता है, एक एम्बिशन रहता है। आप देखते हैं कि इन्होंने अच्छा किया है, मुझे भी अच्छा करना है। आप जो है बहुत आप देखेंगे कि जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं बड़े स्कूल्स के, जो काफ़ी लोग नशे में चले जाते हैं, काफ़ी लोग शो ऑफ में चले जाते हैं, लोग काफ़ी पॉकेट मनी लाते हैं, लोग फ्लॉन्ट करते हैं, बड़े बड़े मोबाइल्स लाते हैं। केंद्रीय विद्यालय में ये सब चीज़ें नहीं है। लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं, सब एक जैसे परिवार से आते हैं और कहीं ना कहीं एक गर्व महसूस करते हैं। मैंने कभी भी केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं देखा कि कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा इसमें परेशान हो कि मैं छोटे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। एक हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सेंट्राउल स्कूल में पढ़ रहा हूँ। हाँ, पूरे देश का यहाँ से काफ़ी बच्चे अच्छा किए हैं, अलग अलग फील्ड में अच्छा किए हैं, तो निश्चित रूप से एक प्राउड फीलिंग रहता है। सर आप लंच में क्या खाते थे मतलब स्कूल में? हम लोग तो वही गोला बना के सब लोग गोला बना के बैठते थे, थोड़ा थोड़ा शेयर करते थे, साथ में खाते थे। वो जल्दी खाते थे क्योंकि उस टाइम हम लोग खेलते भी थे, जल्दी 10 मिनट के अंदर खाए और फिर खेले। कभी कभी क्रिकेट चल रहा है तो जब बैटिंग नहीं आई है तब खा रहे हैं, जिसकी बैटिंग आई तुरंत रखा, खेलने चले गए, वापस आए तो टिफ़िन खाली है। तो आपस में काफ़ी ये रहता था। छोटा कैंटीन था, उसमें गए, कभी समोसा भी खा लिए तो काफ़ी अच्छा लगता था। उस टाइम पे समोसा एक बड़ी बात हो जाती थी। बड़ी बात होती थी। उस टाइम भी 2 रुपये 3 रुपये का मिलता था, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो अभी भी ज़्यादा रेट बढ़ा नहीं है। हाँ, नो डाउट। तो और लेकिन घर का ही खाना पसंद करते थे क्योंकि सब घर का ही लाते थे। हाँ, कोई बर्थडे हुआ तो चॉकलेट वॉकलेट लाए तो सबको बांट दिए। आप बेस्ट फ्रेंड को लेके जाते थे पूरी क्लासेस में कि आज मुझे चॉकलेट बांटनी है? बिल्कुल। और क्योंकि क्या होता था हमारे यहाँ की बर्थडे के दिन ही सिविल में आते थे, मतलब हाँ, अपने ड्रेस पहन के आ सकते हैं। यू आर अलाउड टू डू दैट। अलाउड तो अलग से दिख जाते थे कि हाँ इसका आज बर्थडे है, स्कूल में सब समझ जाते थे। हाँ। तो काफ़ी चॉकलेट रखते थे। कोई दूसरे क्लास का ही मिल गया तो देखा कि सिविल में है तो उसे भी कुछ चॉकलेट दे दिए। कभी केक नहीं कटता था, चॉकलेट से हम बांटा करते थे और एक बर्थडे सॉन्ग जो है वो गाया करते थे। असेंबली में होता था आपके यहाँ पे? हाँ, असेंबली होता था। हमारा तो जब मैं दिल्ली में था केंद्रीय विद्यालय में, तो दिल्ली कैंट में तो बड़ा स्कूल था, मतलब 5-5 सेक्शन थे और एक एक सेक्शन में वहाँ 60-65 बच्चे हुआ करते थे। तो करीब 5000 बच्चे स्कूल में थे। तो प्रेयर में गए, वहाँ पर कुछ बोला, कुछ दो शब्द बोले तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आता था। और इतने लोग बच्चों के सामने बोलने एक्सपोजर, आपको हेल्दी एक्सपोजर मिलता है। हाँ, म्यूजिक की क्लासेज होती थी, SUPW होता था हमारा, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क का, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें बनाते थे हम लोग। हाँ, तो SUPW वाज फन सर। हाँ काफ़ी। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं, 12 साल रहा हूँ। आप लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं आपके स्कूल में? लड़ाइयाँ होती थी लेकिन हम लोग ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करते, धक्का धुक्की करके ही लड़ते थे। हाँ, मतलब कोई ये नहीं कि कोई ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हो, कोई किसी को नुकसान कर रहा हो। हाँ, आपस में कभी लड़ लिए छोटी चीज़ों के ऊपर, कभी एक टीम बैटिंग करके भाग गई, बैटिंग ही ना दी। मनोभेद नहीं होने चाहिए। मनोभेद नहीं, मतभेद भी नहीं होता था हमारा, क्योंकि बच्चे थे उस टाइम, तो अपना मत भी नहीं बना था उस टाइम। हाँ, पॉलिटिक्स की ज़्यादा उस टाइम डिस्कशन होता नहीं था स्कूल में। सबसे अच्छी चीज़ सर। कोई पॉलिटिक्स नहीं होता था। कभी क्लास के कैप्टन बनने या क्लास का मॉनिटर बनने के लिए थोड़ा मोड़ा आपस में होता था। कभी किसी को पकड़ लिया नकल मारते हुए, कुछ कर दिया तो कभी तो कुछ लोग बोलते थे ये टीचर का चमचा है, ये टीचर के लिए करता है। उस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हो जाती थी। क्योंकि पढ़ने में मैं अच्छा था तो टीचर्स का हमेशा, और केंद्रीय विद्यालय क्या है, मिडिल क्लास कल्चर है, तो पढ़ाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। हाँ, बाद में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा रहता है। टीचर्स पढ़ाई को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आप मॉनिटर भी बने थे? मैं तो मॉनिटर भी था, मैं स्कूल कैप्टन भी रहा हूँ। ओके। 11th में। तो हाउ इज़ इट फील सर कि पहले आप एक क्लास को लीड कर रहे थे, अब आप एक पूरे शहर को लीड कर रहे हैं, तो ये जो क्लास थी बहुत बड़ी हो चुकी है। निश्चित रूप से वो एक जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है
आदमी यदि 10 में भी है तो आदमी को लगता है मुझे लीड करना चाहिए। नो डाउट। वो एक क्वालिटी जो है वो हमेशा काम आता है, क्योंकि लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, कि आपके जो नीचे लोग हैं उसका आप अच्छा भी करो और उनको साथ भी लेके चलो, और वो फीलिंग भी अंदर जाए कि जो लीडर है वो हमारे लिए काम कर रहा है, जिससे कि जब आप कोई बिटर पिल भी दो तो उसको वो हंसी के साथ ले सकें। तो बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है लीडरशिप में, कि अपनी आप बात पहुंचा सको। और एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, सिंपैथी से ज़्यादा एम्पैथी की ज़रूरत है, कि भाई वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जानना, उसकी वीकनेस को जानना, उसको प्रमोट करना क्यों, और जब ट्रबल टाइम में वो आदमी है तो उसको मदद करना। क्योंकि मैंने चीज़ देखा है, जब आप मुश्किलों में रहते हो उस टाइम जो आपको हाथ बढ़ाता है वो ट्रू लीडर होता है, और आदमी हमेशा उस चीज़ को याद रखता है। हाँ। और हर आदमी अच्छा करना चाहता है समाज के लिए जहाँ पे है। हर आदमी चाहता है मैं जहाँ पे हूँ, मेरे क्लास का नाम हो, स्कूल का नाम हो। हर आदमी पॉजिटिव करना चाहता है, लेकिन उसको एक साथ लेना, जब वो थोड़ा रास्ता भटक रहा हो तो उसको समझाना और उसको उस रास्ते पर रखना, वो बहुत ही उससे क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रहती है। जब मुझे याद है, जब मैं मेडिकल में पीजी की तैयारी कर रहा था, तो हम लोग ऐसे गार्डन में बैठ के 25-30 लड़के साथ में डॉक्टर्स जो है तैयारी करते थे पोस्ट ग्रेजुएशन की। अभी ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं बड़े बड़े स्पेशलिटीज़ में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो अभी भी 2005-6 की यादें आती हैं कि कैसे बैठ के पढ़ा करते थे उस टाइम हम लोग, धूप में बैठ के पता नहीं चलता था, 5-5, 6-6 घंटे ऐसे ही किताबों के साथ डिस्कस करते थे। तो यदि आप पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खींचतान नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग क्या है, आपस में ही कंपटीशन करने लगते हैं, ये आगे निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। समझिए, आपस में ही हम टेंशन रखेंगे तो बड़ी लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। हाँ। यदि हम छोटी चीज़ों में ही फंसे रह जाएंगे, और यदि हम एकजुट होकर एक दूसरे को मदद करेंगे तो एक बड़ी लड़ाई जो है हम जीत सकते हैं। और कोहेसन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल मेंबर्स कितने भी अच्छे हों, टीम तभी अच्छी होती है जब उनमें येलिंग हो, वो आपस में एक दूसरे की मदद करें। नहीं तो काफ़ी अच्छे इंडिविजुअल्स आप देखेंगे वो टीम में अच्छा नहीं खेल पाते हैं, उनकी टीम हार जाती है। सर साउथ अफ्रीका, आप देखें वो प्रेशर में भी क्रैक कर जाते हैं वो लोग। दे आर गुड एट टेस्ट, T20 एंड वनडेज, दे सक एट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स। क्योंकि वो एक चीज़ है कि प्रेशर में सकम कर जाना, और एक है एज ए टीम येल ही नहीं करना। हाँ। वो भी एक चीज़ होती है कि बहुत प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे यदि दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर्स को भी जोड़ के एक इंटरनेशनल टीम बना दें तो वो एक नॉर्मल टीम से भी हार सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, एक दूसरे को समझते ही नहीं, एक दूसरे को चीयर अप ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है टीम में आप कम्युनिकेट करें, मिलें, एक दूसरे को समझें, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस। तो निश्चित रूप से टीम लीडरशिप, टीम एज ए लीडर, मैं मॉनिटर भी रहा, स्कूल कैप्टन भी रहा, हमेशा मुझे भाषण देना हमेशा अच्छा लगा है, तो लोगों से बातचीत करना। और आज के दिन में ऑडिटरी स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लीडरशिप के लिए, क्योंकि यदि आप अपनी बात को इफेक्टिवली पहुंचा ही नहीं पाओगे लोगों तक, तो वो लोग उस चीज़ को समझो कि समय भी एक है, आप एक आदमी के साथ घंटों नहीं दे सकते। तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा लीडर वो है जो इंडिविजुअली भी कम्युनिकेट कर पाए और ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर पाए, बोथ दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप हमेशा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मेरे पास 2000 मेरे यदि सिक्योरिटी फोर्स में दुर्ग में पुलिस पर्सनल है, तो मैं 2000 लोगों से डेली नहीं मिल सकता। हाँ। लेकिन कभी कभी मैं ग्रुप कम्युनिकेशन में करता हूँ, एक साथ हमारा सब खाना खाए, एक साथ मैंने सबको समझाया। कभी कभी जिसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो इंडिविजुअली मिलता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कम्युनिकेशन चैनल खुले रखें। मैं दुर्ग में आया तो मैंने अपना पर्सनल नंबर पहली बार पब्लिक कर दिया। मुझे कितने कॉल आते हैं सर आपको डेली? डेली करीब 200 से ऊपर कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं कोई भी कॉल आता है तो उसको उठाता हूँ। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि लोगों में ट्रस्ट आता है। यदि हम किसी को फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन ही नहीं उठाया गया तो आदमी कभी दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। वो आदमी 10 आदमी को बताएगा, अरे एसपी साहब का नंबर तो लगाने से लगता ही नहीं। जस्ट फॉर द नोट सर, मैं अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कल हम लोग भी मंदिर के बाद से यहीं पे आए हुए थे। ये काफ़ी पहले से प्लानिंग थी कि आपके साथ में पॉडकास्ट करनी है, बट कुछ चीज़ों में उलझे होने के कारण हम लोग भी अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अप्रोच करें कैसे। एक IPS ऑफिसर है, आप स्ट्रेट जाके मिल नहीं सकते हैं, आप स्ट्रेट कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स मेरे ख्याल से सोसाइटी ने बना के रखे हैं ना कि बड़े साहब हैं, राइट। तो मेरा फ्रेंड लवकेश, हम लोग दोनों उसने कहा कि चलते हैं
एक बार घर पे देख लेते हैं, शायद सर मिल जाएंगे। मैंने बोला चलो देख लेते हैं। हम लोग आए, हमने सामने आपके एक सिपाही थे, उनसे कहा कि ये मिलना है, और मैंने ये कहा कि हम लोग MP से आए हुए हैं और पॉडकास्ट कर रही है सर से, तो बढ़िया सबको तो दे रहे हैं, हमको भी दे देंगे। तो मैंने बातचीत करी। इन नो टाइम उन्होंने कहा कि एक मीटिंग चल रही है, आप थोड़ी देर वेट करिए। मुझे लगा ये सरकारी दफ्तरों की जो एक कॉमन चीज़ है कि थोड़ी देर वेट करिए तो आपका नंबर आएगा और आप कहीं चले आएंगे इवेंचुअली। बट टू माई सरप्राइज एग्जैक्ट 10 मिनट बाद आपने बुला लिया। देन मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला ओके ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। तो जब मैंने नंबर अपना पब्लिक किया तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर आपका तो पूरा व्हाट्सएप जाम हो जाएगा, इतने मैसेज आएंगे। कुछ लोग बोले सर आपको लेट रात में कॉल करेंगे, फिर आपको सोने नहीं देंगे। मैंने ये चीज़ देखा कि कोई भी किसी सीनियर अधिकारी को परेशान करना नहीं चाहता। हाँ। एक हर आदमी हेजिटेट करता है, वो तभी कॉल करता है जब कोई ज़रूरी काम हो उसको। तो मैंने देखा रात में मुश्किल से मुझे 2-3 कॉल आते हैं, जो भी कॉल आते हैं वो कहीं ना कहीं वो आदमी परेशान रहता है। हमारी छोटी मदद से उसको बहुत रिलीफ मिलता है। उसके घर में मारपीट हो रही है तो मैंने 112 के हेल्पलाइन को भेज दिया। वो किसी की कुछ रात में जो है किसी के बच्ची जो है कोचिंग से वापस नहीं आई 11 बजे, वो परेशान है, उसने फ़ोन किया, तुरंत हमने जाके उस बच्ची को ढूंढ निकाला। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उस आदमी के लाइफ में उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। और वो एक एवर लास्टिंग जो वर्ड ऑफ माउथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है इंडिया में, इवन वर्ल्ड वाइड। यदि आप वर्ड ऑफ माउथ आप बोलते हो हाँ ये अधिकारी अच्छा है, पुलिस अच्छी है, तो एक परसेप्शन इम्प्रूव होता है। हाँ। पुलिस के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश में रही कि हमारी परसेप्शन बहुत निगेटिव रहा सोसाइटी। सर लोग डरते हैं सर, लोग डरते हैं। इवेंचुअली आपको पता है ये वाली एक चीज़। ट्रैफिक पुलिस और बाकी जगह 50, 100, 200 करप्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ट्रिवियल इश्यूज़ पे। दूसरा पुलिस की भाषा बहुत ख़राब है। हाँ। जो जाएगा उसको अभद्र भाषा की बात सामने आती है। यू आर एक्सेप्टिंग इट पब्लिकली। हाँ बिल्कुल, ये भाषा हम इस पे काम भी कर रहे हैं। हाँ। तीसरी ये बात पुलिस के खिलाफ जो आती है जनमानस में कि रिस्पांस टाइम हमारा बहुत स्लो है। थाने में गए, बैठे रहे, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR बहुत मुश्किल है। चौथा है जुगाड़ की बात आती है, जिसका जुगाड़ है उसका तुरंत हो जाएगा, जिसका जुगाड़ नहीं है यदि किसी ने बड़े जगह से फ़ोन करवा दिया तो उसका जल्दी होगा, जो फ़ोन नहीं करवा पा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं, सुनने वाली बात नहीं है। तो वो इन सब चीज़ों पे हमने काम किया। हमने हर थाने में अपना QR कोड बेस्ड फीडबैक डाला कि वो कोई भी डाल के नॉमिनस होकर फीडबैक डाल सकता है। हमने एनोनिमस होके, दैट्स अ ग्रेट बिल्कुल। थिंग। हाँ। और हमने जो है थानों के अंदर जाके सभी जो इतने थाना प्रभारी हैं उनके, और फिर हर लेवल पे हमने कम्युनिकेशन स्किल कैसे बात करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है टू लीड बाय एग्जांपल। यदि मैं ही अभद्र ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ थाना प्रभारी से, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये बात आती है कि यदि कोई सिपाही जा। और तीसरी बात है कि मैंने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखा है। एक आरक्षक तक मुझे फ़ोन लगा सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी के मन में भी ये रहता है कि यदि मैं सर तो मेरे से अच्छी तरह बात करते हैं, मैं अभद्र तरीके से बात कर रहा हूँ अपने अधीनस्थों से, वो सर को कंप्लेंट करेगा तो मेरी क्या स्थिति रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं लीड बाय एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कोई किसी को परेशान करे कुछ करे वो वीडियो बनाए भेजें, तुरंत हम बुलाते हैं उस आरक्षक को, समझाते हैं। क्योंकि केवल कार्रवाई ही सॉल्यूशन नहीं है। यदि उसको हम पब्लिकली बुलाते हैं, समझाइश देते हैं, 100 लोगों को मालूम चल गया कि उसको इसलिए पेशी हुई है SP साहब के यहाँ क्योंकि उसने गलत ढंग से बात किया है, तो बाकियों के लिए ऑटो फीडबैक मोड में बात जाती है कि साहब इसको लाइक नहीं करते, हमें भाषा अपनी अच्छी रखनी चाहिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम बदल नहीं सकते सबको, हमारे पुलिसकर्मी भी समाज से ही आते हैं, वो भी यहीं के रहने वाले, वही इसी परिवार से हैं, इसी देश के लोग हैं, इन्हीं से हमें काम लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट में रिवार्ड ज़्यादा करना चाहिए, पनिश कम करना चाहिए। पनिश तभी करना चाहिए जब एक सीमा पार हो जाए, नहीं तो क्या है कि पनिशमेंट किसी के लिए भी बहुत डीमोटिवेटिंग रहता है। और हम पनिशमेंट जब भी करें पूरे एक बैलेंस्ड डिसीजन लें और पूरा एक स्पीकिंग ऑर्डर इशू करें, जिससे उस व्यक्ति को खुद पहले वो माने कि हाँ ये गलती उसने की है, वो रियलाइज़ करे, उस गलती से वो सीखे। हमारा रिवर्स एक्शन ना करे कि अब मुझे ये रिफॉर्मेशन करना जो है वो हमारा एम होना चाहिए। एम हमारा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जब तक हम फोर्स को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, वो क्योंकि आप समझें 20 लाख की आबादी को 2000 पुलिस से हमें जो है वो कंट्रोल करना है। लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ रहती हैं, VIP ड्यूटीज़ रहती हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ रहती हैं।
तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन है काम को लेके। हाँ फैमिली से कट जाते हैं ये लोग, पूरे टाइम नेगेटिव लोगों के साथ घूमते रहते हैं, सोसाइटी के जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहता है। पुलिस के अंदर खुद अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है, खुद काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। आप देखेंगे तो अमॉन्ग ऑल द सर्विसेज पुलिस के अंदर मैक्सिमम सुसाइड रेट्स है। उसका इन रिपोर्ट्स भी रिपोर्ट्स भी हैं, आप चेक करें। उसका कारण यह एक तो एक्सेस बहुत ज़्यादा है, गन उनके पास है, जब होगा वो अपने आप को शूट कर लेंगे। और पुलिस पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो बहुत ही ज़्यादा है। आप रिपोर्ट देखेंगे तो जनरल पॉपुलेशन में सुसाइड रेट 1 पर 10,000 है, जबकि पैरामिलिट्री में तो 1 पर 1000 से भी कम है। तो निश्चित रूप से बहुत ही स्ट्रेस में पुलिस काम करती है, और दुनिया भर में ऐसा एक समाज नहीं है जो पुलिस रहित रह पाए। काफ़ी कंट्रीज़ की आर्मीज़ नहीं है, काफ़ी कंट्रीज़ ने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है, लेकिन दुनिया में कोई देश पुलिस को प्राइवेटाइज नहीं कर सकता। सर को 3 चीज़ जो भी कि एक पुलिसमैन में होनी ही चाहिए, क्या होती है? पुलिसमैन के अंदर एक चीज़ तो होनी चाहिए कि उसके सारे सेंसरी ऑर्गन्स खुले रहें, आँख, कान, नाक, वो हर चीज़ देखता रहे। इंक्विजिटिव ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप कुछ एटिपिकल चीज़ देख पाओगे। दूसरा है कि उसका एक्सेस और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटेलिजेंस कलेक्शन, जो वहाँ के लोग हैं उन पे उनकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी चीज़ हो वो इन्फॉर्मेशन उसके तक आ सके। कोई भी चीज़ को हम घटना को तभी रोक सकते हैं जब हमारे पास इंटेलिजेंस हमारी अच्छी हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस अच्छी हो। नहीं तो आप इतनी बड़ी आबादी में क्राइम को रोक नहीं सकते। तो इंटेलिजेंस कलेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा है कि पुलिसमैन के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, मेंटल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आदमी खुद ही दुखी रहेगा, खुद ही डिप्रेस्ड रहेगा, खुद ही परेशान रहेगा, तो वो अपनी परेशानी, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो जनता पे ही निकालेगा। तो आपको फिजिकल और मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही टायर्ड 24/7 इंटू 365 जॉब है। हम कितना भी कह दें वीकली ऑफ की बात, हम कितना भी कर दें, यदि पुलिस वाला घर भी जाता है तो भी उसका दिमाग जो है वो थाने में ही रहता है कि वो वाला क्रिमिनल को पकड़ना है, वो वाला समन अभी तामील नहीं हुआ है, ये रिपोर्ट नहीं बनी है, ये अभी एसपी साहब को रिपोर्टिंग करनी है। तो वो मान के चलें आप, वो रात नेवर और ऑफ द दिन, ड्यूटी। जो पुलिसमैन रात में सपने भी देखता होगा ना, तो थाने के बारे में ही देखता होगा कि यहाँ पे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। सर आपने कल क्या देखा सपना? वैसे तो 20% शायद याद रहता है उठने के, जितना मुझे पता है, तो आपको अगर कुछ याद होता है? मैं तो 3-4 बार तो फ़ोन ही उठाता हूँ रात में। तो मेरे तो क्या है, सपने बनते ही पता, तो फ़ोन रात में रिंग भी होता है तो सोचना पड़ता है सपने में रिंग हो रहा है कि रियल में रिंग हो रहा है। फिर लगता है नहीं रियल में रिंग हो रहा है, तब उठाता हूँ। तो मैंने कहा मेरा भी वही है, दिन भर की जो चीज़ें होती हैं वही दिमाग में रहती है कि यहाँ पर जाना है, आज ये वाला क्राइम हुआ है, ये डिटेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर ये VIP विजिट होने वाला है, यहाँ पर ये कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो पुलिस में इंटीग्रेट हो जाती है, ढल चुकी है। और क्या है कि आप जितना पुलिस पर्सनल से बातचीत करते हो तो इतने लोगों की लाइफ से आप जुड़ जाते हो। आपके पास कोई आता है छुट्टी मांगने के लिए, वर्क पावर फोर्स कम है, तब भी हम छुट्टी देते हैं। मैंने यहाँ दुर्ग आने के बाद पहली बार ऐसा किया कि हम इतनी बात स्ट्रेस की बात करते थे, सुसाइड की बात करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम हमने किया है। मैंने यहाँ आने के बाद पहली बार सारे पुलिसकर्मियों को हफ्ते में 1 दिन ऑफ की घोषणा की, और हर आदमी का ऑफ डिक्लेयर्ड रहेगा। जिसका ट्यूसडे है उसका साल भर ट्यूसडे रहेगा, जिसका वेंसडे है उसका साल भर वेंसडे रहेगा। वरना पहले क्या होता है, रोस्टर बनाते थे, रोस्टर में जिस दिन थर्सडे ड्यूटी आया तो उस दिन मालूम चला कि CM साहब आ रहे हैं, या कोई VIP विजिट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, मर्डर हो गया, चलो छुट्टी कैंसिल। अब उसने घर में बता रखा है कि मैं आऊँगा, बैंक का काम करूँगा, बच्चे का काम करूँगा, अब वो उसने मना कर दिया, तो और स्ट्रेस कम होने की जगह और स्ट्रेस उसका बढ़ जाता था। तो अब हमने कहा जिसका जिस दिन छुट्टी है उस दिन कोई भी काम आ जाए वो छुट्टी में ही रहेगा। आप गुड बॉस वाले फिगर में होना है यहाँ पे, मतलब देखिए, जब तक आप लोगों के वेलफेयर के लिए सोचोगे, अब अपने लोगों की वेलफेयर नहीं कर पाओगे, जो पुलिसकर्मी आपकी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली है, हाँ, तो आप जनता की क्या वेलफेयर कर पाओगे? जब आप, वेरी काइंड सर, क्योंकि हम अपने लोगों को ही नहीं, क्योंकि ये यदि आप देखेंगे तो मेरे लिए मैं इंडिविजुअल हूँ, फिर मेरी अपनी फैमिली है, फिर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेरी पुलिस फैमिली है, उससे एक्सटेंडेड फैमिली ये दुर्ग की जनता है।
तो मेरे लिए यदि हम अपने छोटे वाले सर्कल को ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो बबल बड़े सर्कल को कहाँ ठीक कर पाएंगे उस बबल को। तो निश्चित रूप। और दूसरी बात क्या है कि यदि वो पुलिसकर्मी को भी लगता है कि मैं छोटी, क्योंकि पुलिस के अंदर 3 ही समस्याएं मैंने देखी थी, सब लोग परेशान पुलिस वाले रहते थे। एक छुट्टी के लिए, दूसरा आवास के लिए, और तीसरी पोस्टिंग के लिए कि अपने घर के पास पोस्टिंग मिल जाए, गृह। तो मैंने आने के बाद ये भी किया कि सभी को चॉइस पोस्टिंग दे दी, जो जहाँ काम करना चाहता है वहीं काम करे। इसका कारण फ़ायदा ये हुआ कि कोई आदमी पोस्टेड यहाँ पे है थाने में और उसका घर है 50 किलोमीटर दूर, वो डेली बाइक से आएगा तो उसको आने में लगेंगे 1.25 घंटे, वो बाइक से जाएगा 1.25 घंटे उसको वापस जाने में लगेगा, 2.5 घंटे उसका उसी में निकल गया। रास्ते में एक्सीडेंट प्रोन है, यदि बीच में कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो वो वापस नहीं आ सकता। अब यदि घर के पास में मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी तो वो दोपहर जाता है, लंच भी घर वालों के साथ करता है, ब्रेकफास्ट भी घर वालों के साथ करता है। आज तक कभी किसी पुलिस वाले ने घर में लंच किया ही नहीं था, और वो घर में लंच कर पा रहा है। घर वाले इतने खुश हैं कि उनको बाकी कोई चाहत ही नहीं है उस आदमी से। तो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ बैठ के 2 रोटी खा ले बस, यही बहुत बड़ी। और जो 10 साल कभी खाई नहीं, वो घर बैठ के खा रहा है, तो यही लोग याद करते हैं। हाँ, कि यदि हम उनको इस तरह की खुशी नहीं देंगे तो वो दूसरी मेटलिस्टिक खुशी की तरफ जाएंगे कि हम पैसा बना लें, हम करप्शन कर लें। तो हमें ये देखना है कि हमें उनको मतलब पारिवारिक खुशी और सेटिस्फैक्शन देना, वर्क सेटिस्फैक्शन दें, नहीं तो वो नॉन वर्क सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएंगे। अभी तक मैंने ना कॉर्पोरेट में सुना हुआ था वर्क कल्चर, ऑफिस कल्चर का, बट मैं पहली बार किसी पुलिस ऑफिसर से सुन रहा हूँ कि हाँ हम वर्क कल्चर पे, सो इट्स अ रियली गुड थिंग टू वर्क अपॉन। सोचिए जो प्राइवेट में जो सीईओज होते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, 40 आदमी 50 आदमी के एम्प्लॉय में वो सीईओ रहते हैं और वो इतना ज़्यादा वर्क कल्चर पे काम करते हैं। हमारे पास हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, 2000 एम्प्लॉयज़ हैं। यदि हम उसको नहीं समझ पाएँ, हाँ, तो आप प्राइवेट में 2000-3000 एम्प्लॉयज़ अच्छे बड़े कॉरपोरेट्स के पास होते हैं। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट में भी उस कल्चर की आवश्यकता है। और यदि हमें ब्रिटिश एरा पुलिसिंग से हट के यदि हम कहते हैं आज़ाद पुलिस का यदि करना है तो हमें कुछ तो आज़ादी नीचे देनी ही पड़ेगी, नो डाउट। और नहीं तो फिर वो जैसे ब्रिटिश में ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस थे वैसा ही बन के रह जाएगा, ब्रिटिश अधिकारी और काम करने वाले इंडियंस। अब हम अधिकारी भी इंडियंस हैं, काम करने वाले भी इंडियंस हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता देना ही चाहिए। सर, आपने अभी तक इतने सारे यहाँ के गुंडे, मवाली, क्रिमिनल्स के साथ में बातचीत करी है और आप साइकेट्रिस्ट भी हैं। आपको एक रूट कॉज क्या समझ में आया कि हाँ मतलब दुर्ग में क्राइम हो क्यों रहा है, और अच्छा हो रहा है तो इस समस्या के कारण हो रहा है? पहले क्राइम जो होता हुआ करता है, ट्रेडिशनल क्राइम्स जो इंडिया में थे, कि जो स्लम्स में थे, जो गरीब लोग थे, जो कि कमी के कारण एडिक्शन में चले गए, वहाँ का इको सिस्टम उस तरह का था वॉयलेंस का, घर में वॉयलेंस देखे कि पिताजी मदर को मार रहे हैं, पिताजी उनको पिटाई कर रहे हैं, तो उससे लेके लोग जो है चाकूबाजी करते थे और क्राइम करते थे। लेकिन अब जो मैंने देखा है पिछले 10 साल में क्राइम का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अब क्या है, जो मिडिल क्लास के अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी हैं वो भी एडिक्शन के चक्कर में जा रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं, लोन में जा रहे हैं, डेट हो रहा है, वो लोग फिर जाके चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, वो लोग जाके साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लालच के कारण भी क्राइम हो रहा है। जो आजकल टेक्निक इतने साइबर फ्रॉड्स आप देखेंगे हो रहा है, वो कोई गरीब लोग नहीं कर रहे हैं, सब मिडिल क्लास, सब मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं। अच्छे खासे कॉल सेंटर्स टाइप का बनाए हुए, सुबह से शाम तक हज़ारों कॉल लगाते हैं, कुछ लोग फंसते हैं और जिनके साथ ठगी होती है वो लोग अंदर से टूट जाते हैं। हाँ, फाइनेंशियल फ्रॉड कहीं भी आपके ह्यूमन ऑफेंसेस से ज़्यादा उस आदमी के लिए टर्मोइल क्रिएट करता है। एक मिडिल क्लास का आदमी 15 लाख 20 लाख रुपया जो है किसी ने बेटी की शादी के लिए रखा हुआ है, किसी ने अपने बिजनेस के लिए रखा हुआ है, किसी ने पढ़ाई के लिए रखा हुआ है, उसका यदि अचानक साइफन आउट हो जाए तो उस पर क्या बीतती है वो आदमी समझ सकता है। वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो निश्चित रूप से दुर्ग में जो लॉकडाउन के बाद जो इन सब इस तरह की चीज़ें जो आई हैं और जुवेनाइन जो क्राइम के अंदर आए हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे वो 25 से 40 साल के बीच में 30s में हुआ करते थे। आजकल जो क्रिमिनल्स हैं वो 15 साल 16 साल, उस समय तो ऐसी कोई नीड भी नहीं है कि आदमी को इतने पैसे की आवश्यकता पड़े। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब में देख के कैसे ATM काटना है, आज ही रात में जो है 3 लड़के पकड़े गए कुम्हारी में ATM काटते हुए। वो तीनों बालाघाट के रहने वाले हैं और तीनों नाबालिग हैं, 15 से 16 साल, 16-17 साल के लोग बच्चे हैं।
यूट्यूब पे देखे बड़ी बाइक में, महंगी 2-2.5 लाख की बाइक में, पीछे जो है वो नंबर नहीं है, आए और पकड़े गए। अब ये लड़के शो ऑफ के लिए पैसा जो है महंगी चीज़ें खरीदनी है उसकी लालच, जो सोसाइटी में जो महंगे प्रोडक्ट्स के लिए जो लालसा बढ़ी है, महंगी घड़ी पहनना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे जूते पहनना, महंगे गॉगल्स पहनना, बड़े होटल्स में जाना, बड़े पब्स में जाना, इस तरह जो इसमें पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती है और लोग पेशेंस रखना नहीं चाहते, जल्दी पैसा कमाने की होड़ है। तो इसमें क्या है, वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्टकट्स हमेशा उनको क्राइम की तरफ ले जाता है। और क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, वो कभी ना कभी पकड़ाता ही है। आप देख लें, दुनिया में जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी हुए हैं, सभी का कभी ना कभी अंत हुआ है। कोई साल भर में पकड़े जाते हैं, कोई 10 साल 15 साल में पकड़े जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रिमिनल रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये देखा जाता है, जो एक बार जेल जाता है वो निकलता है, वो और एक्सपर्ट बन के निकलता है, फिर दोबारा बड़ा अपराध करता है। अपराध का उसको डर ख़त्म हो जाता है, सोसाइटी में बेइज्जती ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आजकल हम लोग जिसको पकड़ रहे हैं, हमने एक नवाचार करके उसको हम सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया बंधुओं के थ्रू उसको दिखाते हैं, उसका पर्सपेक्टिव। कम से कम आसपास के लोग जानते हैं कि ये आदमी ठगी कर रहा है, उसको थोड़ा सा उपेक्षा करते हैं। तो जो रोमांटिसिज्म जो है वो कम होता है। नहीं तो लोग नशा करते हुए सोशल मीडिया में फ़ोटो डाल रहे हैं, हाँ गन्स सर, के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं, चाकू के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं, I've seen that. और उसको 5-6 लोग रील्स बना रहे हैं उसको। अभी कुछ दिन पहले ही रील्स बनाने के चक्कर में एक छत से नीचे गिर गया एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट साइंस कॉलेज रायपुर में। तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये इसका हमें पॉजिटिव यूज़ करना है। ये सोशल कम्युनिकेशन साइट्स थे, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। ये शो ऑफ के साइट्स ना बने लोग जो है उसमें। और ये भी सोचने की बात है, कोई आदमी कैनबिस लेते हुए अपना वीडियो अपलोड कर रहा है इंस्टाग्राम में, हज़ारों लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कोई उसको हार्ट का इमोजी साइन दिखा रहा है, कोई उनको अंगूठे का इमोजी साइन दिखा रहा है। तो यदि हम ऐसे लोगों को समाज यदि आगे बढ़ाएगा और सर उसको कूलनेस जो है, ये कि कंज्यूम करने में कूलनेस है, इफ़ यू डोंट ड्रिंक यू आर डम्प, राइट। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये है। एक तो पहली चीज़, आप मूवीज़ में देख रहे हैं, कुछ सीरीज़ बन रही हैं, उसमें वो लोग पोर्ट्रेट जो करते हैं कि हाँ, एक आपने देखी होगी मुन्ना भैया वाला कैरेक्टर। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, इसमें 3-4 फैक्टर्स आए। एक कंज्यूमरिज्म आया कि मॉल्स चाहते हैं, पब्स चाहते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री चाहती है, स्मोकिंग इंडस्ट्री चाहती है कि ये उनका, जब कंज्यूमरिज्म आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो उनको पोर्ट्रे कराते हैं। दूसरा है ये वेब सीरीज और मूवीज़ और वेब सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं समाज का ही एक आईना है कि समाज उस तरफ किस तरफ जा रहा है। यदि हम आईना में ही इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो उसका समाज पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा दुष्प्रभाव उन बच्चों पे पड़ेगा जिनकी पर्सनैलिटी बन रही है, जिनको उस टाइम उतनी समझ नहीं है। और दूसरी बात हो रही है कि क्योंकि पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, उस समय दे नहीं पा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को जो प्यार पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो प्यार को सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं, उस एफिलिएशन को वो ये वेब सीरीज और मूवीज़ में ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, जो सोसाइटी का जो मापदंड है, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड व्यू में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे वेब सीरीज़ वाले, उनको भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम उसको स्ट्रांगली इन्फोर्स करें कि बिलो 18 ईयर्स के बच्चे उसको ना देखें। हाँ एग्जैक्टली। इंडिया में क्या है कि अब वो जो वेबसाइट पे आता है, वेब सीरीज लिखना होता है कि यू आर 18 ईयर्स और ओल्डर, हर आदमी 18 ईयर्स एंड ओल्डर मार देता है। सर ये तो समस्या है, मुझे खुद प्रूफ करना पड़ता है कि मैं रोबोट नहीं हूँ। ये समस्या तो जा नहीं रही है। तो रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है अभी, स्पेशली जुवेनाइल्स का, वही सबसे बड़ी वजह है क्राइम की, और ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। अब आप देखें जितने बड़े क्राइम सिटीज़ में हो रहे हैं, आप निर्भया से लेके कहीं तक देख लें, सब में आपको जुवेनाइल्स का रोल दिखेगा। जो जुवेनाइल नहीं भी हैं वो बहुत कम उम्र के हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल। ज़्यादातर गंभीर अपराध जो है अब 15 साल से लेके 25 साल के बीच के लोग कर रहे हैं, जो कि एक नेशन बिल्डिंग के लिए, देश के लिए भी एक खतरा है। यही तो ह्यूमन कैपिटल था हमारा, जिसको हम ह्यूमन डिविडेंड की बात कर रहे थे। और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात है कि पढ़े लिखे युवा किस में आ रहे हैं,
काफ़ी ज़्यादा जो पकड़ा रहे हैं चेन स्नैचिंग में, चाकूबाजी में, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं आपके। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हमारे पास आ रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कॉलेज में, जिनकी सेटल्ड लाइफ मतलब एक तरह से जिनका काम पढ़ना है, अपना स्किल बिल्डिंग है, वो उन स्किल्स कंस्ट्रक्टिव स्किल्स को छोड़ के इस तरह के डिस्ट्रक्टिव स्किल्स जो हैं उसमें जा रहे हैं। एक बार क्राइम रिकॉर्ड उनका खुल गया तो उनको पासपोर्ट वीज़ा मिलने मुश्किल होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन मुश्किल होगा, उनको जॉब मिलना मुश्किल होगा। जब उनको जॉब नहीं मिलेगा तो क्राइम की तरफ वो और ज़्यादा आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल है। यदि एक बार एक जुवेनाइल क्राइम में आ गया तो उसके बाद वो चाह के भी निकलना भी बहुत मुश्किल है उससे, क्योंकि एक स्टिग्मा भी अटैच हो जाता है। हाँ। फिर वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वो पुलिस वेरिफिकेशन मांगेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन में आएगा कि इसके खिलाफ अपराध है, तो कोई कंपनी उसको रखना नहीं चाहेगी, कोई कॉर्पोरेट उसको रखना नहीं चाहेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यूथ को कि यदि वो क्राइम में एक बार फंस गए तो उनके करियर प्रोग्रेशन पे इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है। ये बात तो है सर। अच्छा, मैं आपसे एक फ़नी क्वेश्चन पूछता हूँ। कानून के हाथ कितने लंबे हैं सर? कानून के हाथ इतने लंबे हैं जितना हमारा ब्रह्मांड है उतना ही लंबा हमारा हाथ है। जो कानून Infinite. के हाथ से कोई बच नहीं सकता, वो ब्रह्मांड में कहीं जाके छिप जाए। हर क्रिमिनल और हर क्राइम अपना एक इम्प्रिंट छोड़ता है। आपकी आंखें होनी चाहिए कि आप उस इम्प्रिंट को देख सको, और यदि हम सही ढंग से साइंटिफिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग करेंगे, जो कि अभी हम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करते हैं। यदि हम उसको करें तो ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो सॉल्व ना किया जा सके। ये हो सकता है, समय लग सकता है, समय कम, हर क्वेश्चन का आंसर होता है तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, कोई क्वेश्चन आसान होता है, उत्तर सबका रहता है। ये है कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें, क्राइम को सॉल्व करने का इम्पोर्टेंस बताएं नीचे। यदि हमने एक क्राइम को आज डिटेक्ट नहीं किया तो क्रिमिनल वो दोबारा ऑफेंस करेगा। वो दोबारा हमने नहीं पकड़ा तो उसका मोटिवेशन 4 टाइम्स हो जाएगा। क्रिमिनल का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लॉगरिथमिक ढंग से बढ़ता है। पहली बार करने में वो थोड़ा फकफकाता है, नहीं पकड़ा गया, दूसरी बार वो कॉन्फिडेंट होकर करता है, और तीसरी बार तो डंके की चोट पे करता है कि अब मैं करूँगा, और वो उसकी क्राइम की इंटेंसिटी और सीवियरिटी बढ़ता चला जाता है। हाँ। आज यदि वो चेन स्नैचिंग कर रहा है तो कल को डकैती करेगा, कल को वो डकैती करेगा, उसके बाद रेप एंड मर्डर करेगा। तो हमें देखना है कि क्रिमिनल के प्रोग्रेशन को हम टाइमली रोकें, अन्यथा वो एक बड़ा और भयानक रूप जो है वो ले लेगा। सर, हम जिस डोमेन में बात कर रहे हैं उस पे मुझे अभी तक ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिला है कि मैं इक्वालिटी और जस्टिस के बीच में एक डिफरेंस बता पाऊँ। तो आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है इक्वालिटी और जस्टिस में? इक्वालिटी तो ये दोनों जो है, इक्वालिटी और जस्टिस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरी जनता को दिया है, और ये बेसिक टीनेंट्स है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कि हम सभी को बराबर समझें। कोई थाने में आया तो कोई बड़ा आया उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जो छोटा आया उसने कंप्लेंट की। लेकिन कहीं ना कहीं इक्वालिटी की कमी शैडो है, इसे हम माने ना माने। जिसकी पहुंच है वो जल्दी फ़ोन लगाता है, उसका फ़ोन उठाया जाता है, उसमें पुलिस प्रॉम्प्ट रहती है, और इट्स गुड टू एक्सेप्ट दैट सर, आई अप्रिशिएट दैट। या जो आदमी कमज़ोर है उसको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है उसको। और दूसरी बात है कि जस्टिस मिले भी और जस्टिस दिखे भी, दिखना बहुत ज़रूरी है। कि यदि 5 आदमी थाने आए हैं, यदि एक को हमने चेयर दे दिया और 4 को हमने खड़े रखा, तो ना तो वो इक्वालिटी फील होगी, ना उसको जस्टिस यदि हम देंगे भी जस्टिस की भी फील नहीं होगा उसको। तो इक्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि थाने में जो आए, यदि हमारे पास नॉर्मल चेयर ही है, सब उसी चेयर में बैठे, जो पहले आए वो बैठे, जिसको प्रोटोकॉल है, जिसको कोई संवैधानिक पद मिला हुआ है तो प्रोटोकॉल के लिए तो उसको अलग से है, लेकिन बिना प्रोटोकॉल के लोगों में हम बराबरी करें। यदि हम एक आदमी को थाने में पानी पिला रहे हैं तो सबको पानी पिलाएं। इकोनॉमिक बैरियर ना देखें, जेंडर का बैरियर ना देखें, हम कास्ट का बैरियर ना देखें, हम रीजन का बैरियर ना देखें, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप ना रखें, प्रेजुडिस ना रखें। काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे ही कोई आके बैठा तो थाने बताएंगे सर ये तो क्रिमिनल है, सर ये तो ऐसे ही बार बार आता है। हाँ। तो अभी उसके साथ क्रिमिनल के साथ भी कभी गलत हो सकता है।
तो हमें सबको सुने और उस इंसिडेंट में हम डिसीजन लें वो फैक्ट्स के आधार पे। तो वो इक्वालिटी है। और जस्टिस क्या है, जस्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको हम प्रॉपर हियरिंग दें और हमने जो किया वो चीज़ उसको फिर बताएं कि हमने ये चीज़ किया है। काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है, पुलिस में हम काम करते हैं लेकिन ठीक ढंग से बता नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डूब गया, सभी घर वालों को लगेगा कि मेरा बच्चा जो है उसको किसी ने हत्या कर दी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, हम टाइम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को नहीं बताते। जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं, सब चीज़ें हैं, वो हम शेयर नहीं करते घर वालों से। तो घर वालों के अंदर एक इमोशनल पेन और ट्रॉमा रहता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कुछ फिशी होगा। हाँ। पुलिस वाले कुछ सेटिंग कर लिए होंगे उन हत्यारों के किडनी साथ, निकाल लिए होंगे, कुछ कर लिए होंगे, इस हत्यारों ने पैसा दे दिया होगा पुलिस को, पुलिस सेट हो गई होगी। ये तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। और जो आदमी जो आदमी का बेटा का देहांत हो गया, तो उस आदमी उस तरह के इमोशनल टर्मोइल में है कि वो उसके दिमाग में 10 तरह की चीज़ें आना स्वाभाविक है। तो ज़रूरी है कि हम जब काम कर रहे हैं वो उसको बताएं भी, एक्सप्लेन भी करें। और बहुत ज़रूरी है कि जो मल्टीपल लेवल्स हैं पुलिस के, थाना प्रभारी हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसपी हैं, सबका मैंडेट रहे अपना अपना, और सभी लोग जनता से एक्सेस सबका रहे। क्योंकि यदि हम कुछ हर काम के लिए वो एसपी के पास नहीं आ सकते और एसपी का इतना समय भी नहीं रहेगा। ज़रूरी है कि कुछ काम जो है सब डिविजनल लेवल के अधिकारी सॉल्व करें। एडिशनल यदि सभी स्तर के अधिकारी लोगों से मिलेंगे तो लोगों को ऊपर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और हमें समझना पड़ेगा कि यदि हम थाना प्रभारी लेवल पे सर्टिफाई कर दें तो उस आदमी को थाने से सब डिवीज़न 20 किलोमीटर आने की आवश्यकता नहीं है। यदि सब डिविजनल ऑफिसर यदि इसको सॉल्व कर दे तो उसको फिर 40 किलोमीटर एसपी ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप उस आदमी का सोचिए, वो सुबह निकलेगा, एसपी ऑफिस आएगा, 2 घंटे इंतजार करेगा, नंबर आएगा, वो बातचीत करेगा, फिर अपने घर जाएगा। उस आदमी के परिवार से 3 आदमी आए हैं शिकायत करने, तो 3 आदमी का एक दिन का जो उसका इनकम है, यदि वो 300 से 400 रुपये भी इनकम करता होगा, 3 मेंबर आए हैं तो 1000 रुपये का उनका नुकसान है। तो एक लॉस टू कैपिटल भी है, आप सोचें नो डाउट। तो यदि हम 50 लोगों को आते हैं और हम एक दिन मिलते नहीं हैं तो 50 लोगों का 1000 रुपये, 50,000 रुपये का एक सोसाइटी का लॉस है। और जो पुलिस का ट्रस्ट लॉस है, कॉन्फिडेंस लॉस है, उसकी तो फिर आप नॉन मॉनिटरी लॉस तो अब काफ़ी ज़्यादा है। सर एक सेइंग है कि भोले बनारस में मिल जाएंगे तो कैलाश क्यों जाएंगे, वही आई फील कि सही है ये। सर बातचीत बहुत सारी हो गई है, मतलब मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मज़ा एक पुलिस वाले से बात करके मुझे कभी नहीं आया है। तो अब एक्शन करने का टाइम आ गया, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग अभी निकलेंगे पेट्रोलिंग में शहर में, क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो व्यापारियों में, जनता में कॉन्फिडेंस रहता है। स्कूल के बच्चे, काफ़ी लोग बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, बच्चों में जो पेरेंट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस रहता है। कानून व्यवस्था ऐसी चीज़ है, परसेप्शन की चीज़ है। लोग वर्दी में दिखते हैं तो आसपास जनता में कॉन्फिडेंस आता है, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए बहुत डिटरेंट इफेक्ट होता है। तो आज वो निकलेंगे, चौक चौराहों पे चेक करेंगे, जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो लोग सड़क किनारे आसपास जो है हुड़दंग मचाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेंगे। तो जो हमारी पेट्रोलिंग है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। हम लोग पैदल पेट्रोलिंग करते हैं, साइकिल पेट्रोलिंग करते हैं, बाइक पेट्रोलिंग करते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग करते हैं। तो चारों पेट्रोलिंग का जो है आपको कवरेज मिल पाएगा और आप देख पाएंगे कैसे पुलिस ग्राउंड में काम करती है, कितना डिफ़िकल्ट है पुलिस का काम करना, और जनता से मधुर संबंध होने से पुलिस को क्या फ़ायदा मिलता है ये भी आप देख पाएंगे। दैट्स ग्रेट सर, शैल वी। ओके, थैंक यू। वहाँ पे जाके चेकिंग करें। बेसिकली वही ट्रैफिक ट्रैफिक एनफोर्समेंट, वही ड्रंक एंड ड्राइविंग, हेलमेट लगा के वाला वो भी आपके परमिट की कोई जरूरत नहीं समझी आपने। खरीदे हो नहीं खरीदे हो? नहीं खरीदे हो, कब से चला रहे हो ये स्कूटी? समझदार मैडम है। कब से हेलमेट लगा रही हैं आप? 15 ईयर्स हो गए। कुछ तकलीफ हुई है हेलमेट लगाने से आपको? तो
लोग बताते हैं बाल झड़ जाते हैं। आप खुद दे रहे हो उसको भी डांटे हो। ये जो आवाज नहीं कर रहा था, ये क्यों रखा है गाड़ी में आपने? अरे भैया तो ड्राइवर हो या पजामा टाइप के आदमी हो? आदमी को डू नॉट यूज स्टूपिंग इन फील्ड। सीट बेल्ट का निकाल दिए होंगे। नहीं कंपनियां ही बना रही है ये अलग से खरीदा है इन्होंने। मिल जाता है, सामान मिल जाता है, आपने भी गाड़ी में अरे अगर अभी नहीं करते जनरली मतलब जनरली टेंडेंसी होता है ना कि 7-8 बजे के बाद दारू पी के लोग घूमते हैं, शाम में तो नहीं घूमेंगे तो ऑलरेडी चेक करते हैं। अभी नहीं पिएंगे, ये भी है। ऐसा कर लेंगे Emotional damage. करेंगे, एक दो को चेकिंग कर लेंगे जो लगता है सस्पिशियस, तो देख के समझ जाता है ना थोड़ा बहुत गाड़ी अच्छे से नहीं चल रहा है। नहीं उल्टा चलाएगा, थोड़ा सा इधर उधर करके चलाएगा, तेज चलाएगा, चिल्लाते हुए जाते हैं। बहुत लोग ऐसा आता है कि हल्ला करते हुए जाएंगे, समझ जाता है कि पिया हुआ होगा, चेक करा लेते हैं। My name is Dr. Abhishek Pallav and I don't know how else to be viral. मन भवर उठे धन सिहर उठे जब खबर उठे के हाँ भाई सिंघम। ओके, सो ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग हम लोग को मिल गए हैं भिलाई टाइम्स के फाउंडर, जो वो बिलियंस के जो व्यूज़ जा रहे हैं ना, सब यहाँ से जा रहे हैं। तो भैया हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या चल रहा है। देखिए मिलियंस व्यूज़ होते हैं, मतलब वो आ जाते हैं मतलब आपके कंटेंट पे तगड़ा होना चाहिए। कंटेंट जो होता है ना, मतलब कंटेंट पे काम होना चाहिए। आप क्या दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, और वो चीज़ें जो है रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी थंबनेल लगा दिए, थंबनेल के बाद लोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो सच है वो सच बता दो। आदमी भरोसा करके अंदर घुसता है, उसको यकीन होता है कि यार यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, आदमी सब्सक्राइब करता है। तो व्यू पाना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सब्सक्राइबर पाना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कंटेंट पे पूरा काम करिए। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो आप जानते ही हैं, पूरा देश क्या दुनिया जानती है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो जिस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं, जिस तरह से इंटरव्यूट करते हैं, वो अभी पीछे चल रहा है। सेक्टर 6 कंट्रोल रूम ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं। और विरल भाई का जो चैनल है, इसको बढ़ाओ, मोटिवेट करो, क्योंकि नया स्टार्टअप है। स्टार्टअप ही बोलेंगे इसे? बिल्कुल नहीं है, और ऑफ द कैमरा है। इनको सब्सक्राइब करिए, इनकी वीडियोस देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ना इनके जेब से पैसे आएंगे, ना मेरी जेब से, ना आपकी जेब से पैसे जाने वाले हैं। बस मोटिवेशन मिलता है, ये भाई और अच्छा काम करेगा। जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, इन्हें भी प्यार दीजिए। अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया है, नए लड़के हैं, जुनून है, जोश है, और इस लाइन में उनकी ही ज़रूरत होती है। थैंक यू सर, ये फैन मूवमेंट हो गया है।